नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। जन सरोकार के मुद्दे को लेकर लगातार हम आपके समक्ष हाजिर होते रहते हैं। आज इसी कड़ी में आज हम एक मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। मुद्दा क्या है, ये तमाम बातें आपको हम तफसील से जो है बताएंगे और उस मुद्दे के इर्द गिर्द जो बयान जो प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए आपको हम तफसील से ये मुद्दा क्या वो हम बताने का प्रयास करते हैं। हायाघाट प्रखंड का एक चंदनपट्टी गांव है जो मुस्लिम बहुल पंचायत के नाम से जाना जाता है। इस पंचायत में एक विवादित भूमि है जो उस भूमि को लेकर के पिछले 4 दिनों से इंसाफ मंच के कुछ लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आमरण अनशन करने वाले जो लोग हैं उसका नेतृत्व इंसाफ मंच के जो ज़िला अध्यक्ष अकबर रज़ा वो कर रहे हैं। उनके साथ जिन मुद्दों को लेकर के वो आमरण अनशन पिछले 4 दिनों से कर रहे हैं वो पीड़ित लोग भी उनके साथ बैठे हुए हैं। उनका एक आरोप ये है कि हम पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पे हैं लेकिन प्रशासन यहाँ सुधि लेने नहीं आया। उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया वो आपको भी हम सुनाएंगे। उन तमाम मुद्दों में जो एक मुद्दा उनका है वो है कि चंदनपट्टी में एक शिया समुदाय, 2 समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, एक शिया समुदाय एक सुन्नी समुदाय। तो शिया समुदाय की एक मस्जिद है, उस मस्जिद से सटे हुए एक भूमि है। उस भूमि को लेकर के विवाद चल रहा है। भूमि के बारे में आपको बता दें कि ये ज़मीन का रकबा जो वो 3 डिसमिल है और इस ज़मीन को शमसुद्दीन नाम के एक क्रेता हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं, अस्थाई निवासी हैं, उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर से 17/12/2009 को उन्होंने ये ज़मीन ख़रीदा था। उस ज़मीन की उन्होंने जमाबंदी करवाई, लगातार उसकी रसीद कटवा रहे हैं। जो मैंने देखा उन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया 2018-19 तक का उनके पास रसीद उपलब्ध है। विवाद उस ज़मीन को लेकर के ये है कि जो शिया वक्फ बोर्ड है उसके जो ज़िला सचिव हैं अकबर रज़ा, उनका ये कहना है कि जो मस्जिद से सटी हुई ज़मीन है वो शिया वक्फ बोर्ड का है। हालांकि जो विपक्ष पार्टी है शमसुद्दीन, उनका कहना है कि मेरी निजी ज़मीन है जिसको मैंने बाज़ाब्ते ख़रीदा था 2009 ईस्वी में। ये विवाद जो है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है शिया वक्फ का, उस कोर्ट में इस विवाद को वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ उसका जजमेंट जब आता है तो वो शिया वक्फ बोर्ड के जो ज़िला सचिव है अकबर रज़ा, उनके समर्थन में वो जजमेंट आता है और शमसुद्दीन के विरुद्ध ये जजमेंट आता है। इस जजमेंट के ख़िलाफ़ शमसुद्दीन और एंड अदर्स जो उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं वो लोग हाई कोर्ट में एक अपील दायर करते हैं जिसकी संख्या है CR 44/2019 और वो अपील 15/3/2019 को ये दायर करते हैं। आपको एक बीच में एक बात बता दें, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामला चल रहा था उसका जजमेंट 22/1/2019 को आया था और 22/1/2019 को ट्रिब्यूनल कोर्ट का जजमेंट आता है और 15/3/2019 को हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के अपील दायर किया जाता है। इसी बीच में जो अकबर रज़ा हैं जिला सचिव शिया वक्फ बोर्ड के, वो ADM कोर्ट जो दरभंगा के हैं वहाँ ये इस मामले को ले जाते हैं और मामला ले जाने के बाद पूरी प्रक्रिया जो है वहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं, ADM साहब है, विभूति रंजन चौधरी उनका नाम है, उनके कोर्ट में ये मामला जाता है। तारीख पड़ती है, तारीख पर तारीख जो है वो लगातार चलता रहता है। जो एक पक्ष है शमसुद्दीन साहब, उनके तरफ से जो वकील हैं वो शहर के माने जाने वकील हैं नसीम रज़ा साहब, एडवोकेट नसीम रज़ा, वो उनके केस को देख रहे हैं। जब ये लगातार कई तारीख गुजरने के बाद जो ADM कोर्ट है दरभंगा समान्यालय का, उस ADM कोर्ट में जो एक जजमेंट आया वो जजमेंट अकबर रज़ा के समर्थन में आया और शमसुद्दीन के अगेंस्ट में आया और उस जजमेंट में उन्होंने जो तर्क दिया वो काफ़ी चौंकाने वाला, जो आपको हम आगे चल कर के बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सबसे दिलचस्प मामला ये है कि जो ADM साहब हैं यहाँ के विभूति रंजन चौधरी, उन्होंने जब हायाघाट के अंचल अधिकारी से वहाँ का जो मतलब के स्थल निरीक्षण करके जो रिपोर्ट मांगा, वो स्थल निरीक्षण का रिपोर्ट जो अंचल अधिकारी ने प्रस्तुत किया ADM साहब के समक्ष करके उन्होंने रिपोर्ट दायर किया। उसके बाद ये घटना यहाँ पे रुकता नहीं है। कल की घटना है, चूँकि आमरण अनशन लगातार चल रहा है,
कल दिनांक 27 जनवरी 2022 ईस्वी को प्रशासन की तरफ से कुछ कर्मी अंचल के द्वारा और एक अमीन सरकार अमीन वहाँ भेजा जाता है स्थल की मापी करने के लिए, जो स्थल वहाँ पे विवादित भूमि है उसकी मापी करने के लिए। जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे माहौल एक दूसरा ही माहौल हो जाता है। स्वाभाविक है कि एक शिया वक्फ बोर्ड के कुछ लोग हैं और वहाँ पे शमसुद्दीन और उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं। एक पक्ष है आपको अकबर रज़ा, जो शिया वक्फ बोर्ड के ज़िला सचिव हैं, हालांकि वो इंसाफ मंच के ज़िला अध्यक्ष भी हैं, और उनका एक मामला है। उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बयान को लेकर के, इस कांड को लेकर के, इस घटना को लेकर के, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया को आप देख लें। देखिए, आमरण अनशन का हमारा 16 सूत्री प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं, और इससे पहले हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दिया है ज़िला मजिस्ट्रेट को, एसडीओ साहब को और सीओ साहब, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, सबको दिया है। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर एक बार हम लोगों ने एक दिन का धरना दिया, यहाँ पे मेमोरेंडम दिया सभी को। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब थक हार करके हम लोग 24 तारीख से धरना पे बैठे हैं। जो हमारी मांगे हैं, नंबर 1 जो चंदनपट्टी की जामा मस्जिद का अतिक्रमण है, कोर्ट का ऑर्डर है, एससी एडिशनल कलेक्टर साहब का ऑर्डर है। उसके बाद भी हमारे सीओ साहब के द्वारा उसको खाली नहीं कराया जा रहा, उसका है। नंबर 2 में अनुपम कुमारी रतनपुरा की एक लेडी हैं, जिनकी ज़मीन को उनके ही अपने लोगों ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है, उनकी दुकान से उनको निकाल रखा है और सब पे अपना कब्ज़ा जमा रखा है। उसके लिए भी ये ब्लॉक और थाना सीओ हर जगह जाके थक गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब जाके वो भी हमारे साथ यहाँ बैठी हैं अनशन पे। तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा हमारा है कि आपके दिल को झकझोर देगा कि एक वो माँ जिसके गोद में 2 महीने का बच्चा है, उसके बच्चे को कोई चोरी करके ले जाता है, और वो माँ अगर कंप्लेन करने जाती है, थाना बार बार पूछने जाती है, तो उसको वहाँ से मार के धक्का मार के निकाल दिया जाता है। कहीं बहरी कांड से जुड़ा हुआ? यस, ये बहरी कांड का निमेठी का जो बच्चा आज से लगभग 3-4 महीना पहले चोरी हो चुका है, वो उसकी माँ रंजू देवी यहाँ पे हमारे साथ, वो भी अनशन पे है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि पंचायत में, बड़ी पंचायत में, इसने जो मुलजिम है उसने एक्सेप्ट किया था कि हाँ बच्चा हमारे पास है, हम ला करके देंगे। जब ये सारे पंचायत के सामने इस चीज़ को उसने माना, तो आज तक पुलिस ने उसको उठाया नहीं, न उससे पूछा, ना एक बार उसके घर तक जाने की जहमत की। उल्टे इन्हीं लोगों को, इनके माँ बाप को धक्के मार करके वहाँ से निकाल देती है। ये मुद्दा हमारे पलट पासवान जी हैं, लगभग 65-60 इनकी उम्र है। इनका अपनी ज़मीन थी, अपना घर बना हुआ था, दोबारा तोड़ के ये बनाने जा रहे थे। जब टूट गया, बनाने लगे, उसको दबंगों ने आके रोक दिया, वो बनाने नहीं दे रहा घर। वो कहाँ जाएंगे? से जुड़ा वो सिमरी थाना से है। हमारे बाजू में बैठे हैं इम्तियाज़ साहब, इनकी बेटी के साथ बलात्कार होता है, वो मुलजिम फरार होता है, अभी तक उसकी अरेस्टिंग के लिए कुछ नहीं किया जाता है। अब जबकि हर जगह हमने एप्लीकेशन दे दी, यहाँ से लेके CS हो, होम सेक्रेटरी हो, जो भी हो, DMO, जिलाधिकारी हो, SDO, थाना अध्यक्ष हो, SP, IG, हर जगह जा चुके हैं लोग, फिर भी सुनवाई नहीं होती। तो आखिरी हमारे पास जो शांतिपूर्वक हथियार है वो यही है कि लोग चुपचाप अन्न जल को त्याग करके अपने प्राण यहीं पे दे दें, और क्या कर सकते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि मुद्दा क्या है, क्योंकि मुद्दा जब तक आपसे लोग समझेंगे नहीं, लोग समझ नहीं पा रहे। ये अतिक्रमण का क्या मामला है? अतिक्रमण का मामला ये है भैया कि जामा मस्जिद है एक चंदनपट्टी की, उसके सामने और उसके चारों तरफ समझिए कि जो जामा मस्जिद की ज़मीन थी उस पर लोगों ने घर बना लिया है। उसके लिए हमने ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस किया, वहाँ से डिग्री हो गई। उसके बाद फिर CO साहब ने ही एक गलत रिपोर्ट दे दी कि वो घर 100 साल पुराना है, मस्जिद अभी बनी है, जबकि 100 साल पुराने खतियान पे मस्जिद मैसहन लिखा हुआ है, और घर जिसकी वो दावा कर रहे हैं वो 2009 में खुद उसने ख़रीदा है, किसी से केबाला लिया है 2009 में, तो 100 साल पुराना कैसे घर हो गया। तो इन सभी चीज़ों को ऐसे एडिशनल कलेक्टर साहब के फिर केस किया गया। उन्होंने उनसे पेपर मांगे, कागजात मांगे, उनकी डिग्री मेरे पास मौजूद है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उस पक्ष ने कोई भी पेपर अपने समर्थन में नहीं दिया। वहाँ पे कई डेट हुए, कभी उसने 2-2 बार लिखा है इस चीज़ को कि उन्होंने कोई भी साक्ष्य अपने बारे में नहीं दिया।
तो इस हिसाब से उनकी जमाबंदी भी कैंसिल हो गई और वो उन्होंने वक्फ बोर्ड के पोर्टल पे लिखने के लिए सीओ साहब को आदेश दिया और उसको खाली कराने का आदेश दिया है। एक चीज़ उस मुद्दे से हम जानना चाहेंगे कि वहाँ के कुछ स्थानीय हमारे जो संवाद सूत्र है उन्होंने बताया कि वो पक्ष भी हवाला दे रहा है कि 100 वर्ष से ये ज़मीन जो है वो अपना है, निजी है। तो आपके पास साक्ष्य हैं, पेपर हैं? भाई अगर हमारे पास साक्ष्य था तभी तो कोर्ट ने दो कोर्ट ने हमको डिसीजन दिया हमारे फेवर में। अगर उनके पास साक्ष्य होता, हम वर्बली कह दे कि ये कैमरा माइक हमारा है, ये तो नहीं मानेंगे आप तो कुछ प्रूफ देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो डॉक्यूमेंट्स हमने पेश किए कोर्ट में, तभी तो उन्होंने डिसीजन दिया हमारे फेवर में। हमारे पास 1905 का है, उससे पहले एक खतियान में लिखा हुआ है मस्जिद मैसेहन, पूरा रकबा एक है, उसके अंदर सब दिया हुआ है, तभी तो कोर्ट ने हमको दिया है। ने अकबर रजा के बयान को देखा, उन्होंने अपनी कई मांगों को लेकर के जो जिला प्रशासन के समक्ष लगातार वो आमरण अनशन कर रहे हैं, कई मांगे उन्होंने आपको बताई और उनके साथ कुछ पीड़ित लोग भी वहाँ मौजूद हैं। उन तमाम मुद्दों में जो एक मुद्दा उन्होंने कहा वो एक जो विवादित स्थल का मुद्दा, जो उस मुद्दा तमाम मुद्दे में एक मुद्दा वो भी है, उसको लेकर भी उन्होंने जो बयान दिया वो आपने देखा। अब जो दूसरा पक्ष है मोहम्मद शमसुद्दीन, जब हमारी मुलाकात शमसुद्दीन साहब से होती है, जो कि इस पूरे खबर की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी खबर को हम कवर कर रहे हैं, तो हम मोहम्मद शमसुद्दीन के पास पहुंचते हैं, उनसे इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं। उन्होंने इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कहा, आप उनकी ज़बानी खुद से सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन हुआ। शमसुद्दीन साहब, क्या मामला है? आपकी ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद आपके पास लगातार कई दिनों से चल रहा है, क्या मामला क्या, बताइए। अरे ये ज़मीन जो हमारी है ना, ये मेरी खतियानी ज़मीन है, समझा ना। ये जो है मौलाना अयूब साहब के लड़का से हम खरीदे हैं, जुबैर साहब उनका नाम है, समझा ना। और 2009 में ये ज़मीन हम खरीदे, समझा ना। उसका रसीद भी है और जो है खतियान भी है उसका, समझा ना। और जब तक वो ज़मीन उनकी थी तो उनको जो है कोई परेशान नहीं किया, इसलिए कि वो पैसे वाले आदमी थे, ज़मींदार आदमी थे, उनको जो है कोई भी परेशान नहीं किया, समझा ना। 2009 में जब लिया हम, तो जो है 2009 के बाद जो है ये लोग हमको जो है लगभग 2013 से जो है परेशान करना चालू किया, समझा ना। परेशान करते 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 जो है अभी तक ये आया। उसके बाद जो है ये जो है सिया वक्फ बोर्ड में जो है केस दर्ज करवा दिए। केस दर्ज करवा दिए तो सिया वक्फ बोर्ड से जो वो अपना जो है अपना पैसा वगैरह कर करके कोशिश पैरवी कर करके जो है मेरे जमाबंदी को अभी जो है खारिज करवा दिए एडीएम साहब से, समझा ना। और उसके बाद जो है इस बीच में जो है फिर जो है नापी का वो ऑर्डर दिए, सीओ साहब को जो है नापी का ऑर्डर करवा दिए। आज जो है 27 तारीख को जो है नापी सीओ साहब जो है भेजे थे आदमी सबको, जो है नापी कर करके वो गए हैं, समझा ना। दूसरी बात ये है कि हम गरीब आदमी हैं, हम जो है ये ज़मीन खरीदे हैं उनसे, जुबैर साहब से, और उन लोग कहते हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है, समझा ना। ये वक्फ की ज़मीन है और ये जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और ये 1984-122 तौजी में जो है ये ज़मीन पड़ती है, समझा ना। तो 84-122 तौजी में जो है बहुत सारी ज़मीन है। 84-122 तौजी में जो है बहुत मालिक की ज़मीन है। एक मेरे ही 3 डिसमिल और 7 डिसमिल मेरे भाई की ज़मीन है। वो 7 डिसमिल और 3 डिसमिल पे इनका क्यों जो है कब्जा है। दो तीन सवाल जानना चाहेंगे जी। एक आरोप है जो अकबर रजा हैं, उनका आरोप है कि भाई जब एडीएम साहब के कोर्ट में आपके ज़मीन का मामला चल रहा था तो आपसे उस ज़मीन से जुड़ा हुआ जितना दस्तावेज है ये मांगा गया, तो आपने दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया। तो नहीं, हम सब जो है दस्तावेज जो है दिए, टोटल चीज़ दिए। एडीएम साहब जो है अब उनके किसी के दबाव में वो काम कर दिया ऐसा या क्या कर दिए वो नहीं हम कह सकते हैं, मगर जो हम टोटल चीज़ जो है जमा किया एडीएम साहब के यहाँ। मेरे वकील जो है नसीम साहब हैं, वो जो है उनसे भी जो है आप पता कर सकते हैं कि हम टोटल चीज़ वहाँ जमा किए कि नहीं किए। मतलब आपका ये कहना है कि आप उनको जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए था वो तमाम चीज़ें आपने दिया, उसके बावजूद जमाबंदी को रद्द कर दिया। जी, टोटल चीज़ हम दिया वहाँ, उसको रद्द कर दिया। जमाबंदी रद्द होने के बाद फिर आपने क्या किया? जमाबंदी रद्द होने के बाद जो है हम जो है डीएम साहब के यहाँ जो है अपील किया है, समझा ना। और डीएम साहब के यहाँ अपील किया है, अपील हम लोग किए हुए हैं। और इससे पहले जमाबंदी जो रद्द हुआ है, इससे पहले हम लोग हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं। हाई कोर्ट का भी 3 बहस हो गया है और 3 बहस होने के बाद वो जो है
3 सप्ताह का उनका जो है वोट का जो है वकील 3 सप्ताह का टाइम मांगा। 3 सप्ताह का टाइम मांगने के बाद जो है इस बीच में ये लोग जो है पूरा खेला वेला किया है। आपने दूसरा पक्ष मोहम्मद शमसुद्दीन की बयान को भी सुन लिया। इन दोनों बयान को सुनने के बाद आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंच गए होंगे कि घटना क्या है, मामला क्या है। लेकिन इस घटना से जुड़े हुए जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, दरभंगा के अपर समाहर्ता, जिसको आप एडीएम भी कहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इस केस के जो का पहला जजमेंट आया वो युति रंजन चौधरी जी, उनसे जब हम इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानने गए तो सबसे पहले उन्होंने कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कैमरे के सामने आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, आपको जो जानना है ऑफ द रिकॉर्ड आप उनसे पूछ सकते हैं। जब मैंने इस पूरे प्रकरण का उनसे सवाल किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरा मामला नहीं, ये न्यायालय का मामला है और न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट आप क्यों दिया, किस बेस पे दिया, आप उस जजमेंट लेटर को पढ़ कर लीजिए, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर के उनसे जितने भी सवाल किए वो तमाम सवालों से बचना चाहे। एडीएम साहब विभूति रंजन चौधरी से जब इसकी प्रतिक्रिया हम देना चाहे और वो कैमरे के सामने आने से बचे तो उसके थोड़ी ही देर के बाद विभूति रंजन चौधरी ने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी निकालो, धरना स्थल पर जाना है। मुझे लगा कि शायद वहाँ पर उनकी प्रतिक्रिया मिल जाए और ऐसा हुआ भी। मैं वहाँ से उनके पीछे धरना स्थल पर गया। वहाँ एडीएम साहब पहुँचे। वहाँ पे जो धरना पे लोग बैठे हुए थे और धरना का जो संचालन नेतृत्व अकबर रजा कर रहे थे, उनसे उन्होंने पूरी बातें सुना। उन्होंने पूरे प्रकरण पे क्या बोला आप पहले उनको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको पूरी इसका जो निष्कर्ष निचोड़ है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अतिक्रमण हटना है, ये तो हट जाएगा 2-4 दिन में, 1 सप्ताह में हार्डली। प्रपत्र कल नापी हो गया, मुझे नॉलेज में है। और क्या कहते हैं, प्रपत्र 1 का जो बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम का है, कल नोटिस उसको तामिला हो गया होगा, वो अतिक्रमण हट जाएगा। हम इंडिया से आए थे, हमसे लेने के लिए था। हमको लगा कि आपके फेवर में कि क्या जानना चाह रहे थे। फेवर और एंटी की बात नहीं सर, एक्चुअली है क्या कि आप एक अधिकारी हैं, आपका जो जजमेंट आया उस जमाबंदी को लेकर के हम ये समझना चाह रहे थे कि जो जमाबंदी को आपने निरस्त किया है वो निरस्त किस आधार पे आपने कर दिया। आपके पास कोई आधार होगा ना, आप एडीएम है, आपने किस आधार पे उस जमाबंदी को निरस्त कर दिया? जो है विधिवत सुनवाई के पश्चात ही होता है सर। तो विधिवत क्या है, आपने उसमें क्या तर्क दिया है वो तो आप बता दीजिए। पक्षकार आप जजमेंट ले लीजिए, जजमेंट की कॉपी लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस आधार पर जमाबंदी रद्दीकरण का विषय है जी। वो जमाबंदी रद्दीकरण का विषय था, जमाबंदी उसका इलीगल था, जमाबंदी उसका जो है रद्द कर दिया गया है आफ्टर विधिवत सुनवाई के पश्चात। आगे की क्या प्रक्रिया? आपने अभी इनको कहा कि वो अतिक्रमण 3 से 4 दिन में हट जाएगा वो अतिक्रमण। अब जमाबंदी समाप्त हो गई, उसका लैंड समाप्त हो गया। अच्छा, अब वो पक्षकार जो भी असंतुष्ट ग्रुप है वो जा सकते हैं कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऊपर, वो विधिवत अपनी कार्रवाई होती रहेगी जी। जब ये किसी कोर्ट से आ जाएगा उनका स्टे हो जाएगा तो स्टे हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट बात की, जहाँ तक आपने कहा जो अतिक्रमण की बात है, अब जो है नापी हो गया है। अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत जो बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट है उसके तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आपने एडीएम साहब की पूरी प्रतिक्रिया सुन ली। उन्होंने जो धरना स्थल पे लोग बैठे हुए थे उनसे उन्होंने क्या बातें की, आपने 2 बातों को ध्यान से आप सुने उनकी 2 बातों को। एक बात उन्होंने कहा कि मैंने कल नापी करा ली है इस घटना स्थल की, जो विवादित स्थल है, और 2-3 दिनों में, 4-5 दिनों में या 1 सप्ताह में हम उस अतिक्रमण को खाली भी करवा देंगे। अब ये तो मतलब कि न्याय संगत जो बात होगा वो उन्होंने स्वाभाविक है कि बोला ही होगा, न्याय संगत से अलग हट के वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन एक दिलचस्प मामला ये है कि जब हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और उसके बाद, चूँकि न्यायपालिका ऊपर है कार्यपालिका नीचे है, तो जब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसके बाद उसकी बीच में ही एक जजमेंट आ जाना ये अपना अपने चौंकाने वाली बात है। लेकिन चूँकि हम कानून के जानकार नहीं है तो इस प्रकरण से जुड़ी हुई जितनी भी बातें थी हमने इस तमाम प्रकरण की जानकारी इस केस को देख रहे जो दरभंगा के एक मशहूर और जाने माने अधिवक्ता है एडवोकेट नसीम रजा साहब, हम उनके पास पहुंचे और उनसे इन पूरे प्रकरण को समझना चाहा कि ये पूरा प्रकरण क्या है और इसमें क्या होना चाहिए। हमसे जो एडवोकेट नसीम रजा साहब ने जो बातें किया पहले उनको देख लीजिए, फिर हम निचोड़ पे आते हैं। 2-3 दिनों से ज़िला में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में इसी विवाद से जुड़े हुए जो एक पार्टी है मोहम्मद शमसुद्दीन,
एंड अदर्स, उनके एक वकील हैं, दरभंगा शहर के सबसे मशहूर वकील के रूप में ये जाने जाते हैं, एडवोकेट नसीम रज़ा साहब आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस डिस्प्यूटेड लैंड का जो मुद्दा है वो उसकी सच्चाई क्या है और उस जजमेंट के पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो डिस्प्यूटेड लैंड जो शमशुद्दीन एंड वर्सेस जो है शिया वक्फ बोर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अकबर रज़ा, उसकी सच्चाई क्या है। जब से आपकी इस केस को देख रहे हैं, क्या मामला आपको समझ में आ रहा है? दरअसल ये मामला बनाया गया है, इसमें कोई डिस्प्यूट पहले से नहीं था जी। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एडिशनल कलेक्टर साहब के यहाँ जमाबंदी कैंसिलेशन केस हुआ। बाद में उसकी कॉपी हम लोगों को मिली, जिसका जवाब दिया हम लोगों ने। जवाब में हम लोगों ने दिया कि भाई हमारे जो मकान है वो हमारी ख़रीदारी है क़बाला से, और वो क़बाला जो है वो पहले सीओ साहब भी देख चुके हैं, तो हमारा उसी जो जमाबंदी है वो उसी क़बाला के रकबा की जमाबंदी है, और 1989 का मेरा क़बाला है, तब से चल रहा है। ये इतना पुराना जमाबंदी को कैंसिल करने का कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था। मतलब इतना ही है इन लोगों का कि शिया वक्फ बोर्ड ने एक मुकदमा किया शिया ट्रिब्यूनल, जैसा कि हम जानते हैं, पता है जी। उस शिया वक्फ ट्रिब्यूनल में एक ऑर्डर हुआ। शिया ट्रिब्यूनल नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ उसमें है वक्फ ट्रिब्यूनल। तो वक्फ ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर हुआ, एविक्शन ऑर्डर, वो उसके अगेंस्ट में हम लोग हाई कोर्ट चले गए शमशुद्दीन। अब वहाँ पे वो एडमिट होकर करके नोटिस हो गई। नोटिस होकर करके शिया समुदाय के जो लोग हैं, यानी शिया वक्फ के लोग, वो वहाँ पर अपीयर होकर के टाइम लिए हैं अपना जवाब देने के लिए। टाइम लेने के पीछे क्या वजह समझ में आ रहा है आपको? अभी तक तो लगता है कि जैसे कि उनके पास जब नोटिस मिली तो उनको जवाब के साथ जाना था, तो उनके लगता है कि उनके पास चूँकि कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तब वो क्रिएट कर करके कुछ जवाब देंगे वहाँ पर। तो एक टाइम लिया उन्होंने। इस दरमियान जो है यहाँ पर जो एक जमाबंदी कैंसिलेशन केस चल रहा था, जहाँ पर सारी बातों को लिख के दिया गया था, दस्तावेज़ात भी जमा किए गए थे। ये भी कहा गया था कि ये मैटर जो है वो सब जुडिस है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और इस दरमियान कोई ऑर्डर अगर होता है जमाबंदी कैंसिलेशन का, तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जो लंबित है उसका भी अवहेलना होगा। इसको नहीं कुछ इस तरह से किया जाए, लेकिन किस परिस्थिति में ऑर्डर किया गया नहीं पता। सर 2-3 बारीकी हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे, 2-3 बारीकी आपसे समझना चाहेंगे ताकि दर्शक भी हमारे समझ सके कि जब यहाँ एडीएम साहब के यहाँ जजमेंट आया जमाबंदी का, तो क्या एडीएम साहब को ये मालूम था कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है? हाँ बिल्कुल, एडीएम साहब ने अपने आदेश में भी लिखा है। तो फिर एक चीज़ समझ में आता है, आप शहर के बड़े वकील हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि न्यायपालिका कार्यपालिका से बड़ा होता है। तो जब वहाँ न्यायपालिका में हाई कोर्ट में ये मामला ट्रायल पे है, ज़ेरे समाज जिसको हम कहते हैं, तो फिर यहाँ जजमेंट आ जाना आपको क्या लगता है इसको? मुझे तो लगता है कि साहब ऑनरेबल हाई कोर्ट के का अवहेलना है एक तरह से। बिल्कुल खुला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहे हैं। जब मैटर सब जुडिस हो किसी भी बड़े न्यायालय में, तो उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए कि वहाँ का ऑर्डर आने तक उस मैटर को अबेंस में रखा जाए, यानी रोक के रखा जाए, और किसी तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। तो इस तरह से ये जो करके ये बिल्कुल ऑनरेबल हाई कोर्ट के की अनदेखी की गई है, उसको एकदम इग्नोर किया गया है। सर 2 बातें हम जानना चाहेंगे। एक है कि इसकी अपील में शायद आपने डीएम साहब के भी जो कोर्ट है उसमें भी आपने अपील दायर किया है, और एक हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, शायद ये 2 जगह चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं डीएम साहब के भी जजमेंट का जो एडीएम साहब ने इंतज़ार नहीं करना बेहतर समझा? देखिए, अब ये मुझको नहीं मालूम कि एडीएम साहब को इस बात की खबर है कि नहीं कि हमने अपील किया है, लेकिन हमने अपील कर दिया है उनके ऑर्डर के अगेंस्ट में, विद इन टाइम किया है। ये अभी एडमिट नहीं हुआ है और कोई स्टे नहीं हुआ है, ये और बात है। लेकिन आज भी हो सकता है कि इसको पुट अप हो किया जा सके,
लंबा दे दिया है इसमें डेट। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज इसको पुट अप करवावें और इसको स्टे ले, एडमिट करा करके स्टे ले। लेकिन इस मैटर को अंचल अधिकारी को अवगत कराने के लिए अपने क्लाइंट को हमने कहा था कि आप वहाँ आवेदन दें और सारे तथ्यों को वहाँ पर रखें। देखिए, अंचल अधिकारी को सिर्फ जमाबंदी को रद्द कर करके वो जो पोर्टल है उस पर डालने का आदेश दिया है एडिशनल कलेक्टर साहब ने, और किसी कार्रवाई के लिए कोई आदेश एडिशनल कलेक्टर ने नहीं दिया है। तो अगर उसके अलावा कुछ कर रहे हैं अंचल अधिकारी तो हमारे ख्याल में वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए, अंचल अधिकारी को नापी करने का प्रावधान जो है वो टैक्स वसूल करने के लिए है। बीटी एक्ट में एक संशोधन हुआ है, लेकिन उसको सिर्फ नापी करना है और उसको कुछ नहीं करना है। न वो कब्जा दिला सकता है उस प्रावधान के अंतर्गत और न कोई दूसरी कार्रवाई कर सकता है। सिर्फ रिपोर्ट करना है DCLR को उनको। कुल मिलाकर के अभी तक आप इस केस का जो नतीजा है, क्या मतलब परिणाम क्या आ सकते हैं, आप कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, परिणाम जो भी हो, परिणाम तो मेरे समझ में जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो वही परिणाम होगा। इस बीच का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का जो भी ऑर्डर है वो तो लगान लेने और नहीं लेने की बात है कि किन से लगान लिया जाए नहीं लिया जाए। यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट का भी अभी कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रहा है कि इंक्रोचमेंट रिमूव किया जाए। तो और इंक्रोचमेंट ये पब्लिक लैंड नहीं है। शिया वक्फ बोर्ड भी अगर है तो वो एक प्राइवेट संस्था है, वो कोई गवर्नमेंट की संपत्ति नहीं है। और जो इंक्रोचमेंट का जो जनरली जो मैटर होता है वो लोक भूमि के लिए होता है, पब्लिक लैंड के लिए होता है, ना कि प्राइवेट लैंड के लिए होता है। तो अभी तो उनका यही नहीं डिसाइड हुआ है कि वक्फ बोर्ड की कोई ज़मीन है भी कि नहीं है चंदन पट्टी में। कहीं ज़बरदस्ती जो है प्रशासनिक व्यवस्था से जो है उनके ज़मीन को जो है वो वहाँ से वो जो मकान बना वो हटा दिया जाए, क्या संभव है? कानून में ऐसी कोई जगह है? अगर ऐसा किया जाएगा तो बिल्कुल गलत होगा कानूनी तौर पर। और इस तरह से जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट उसका संज्ञान लेकर करके उनके अगेंस्ट में कोई पेनाल्टी भी लगा सकती है। आपने इस घटना से जुड़ी हुई जो मामलात है वो एडवोकेट नसीम रज़ा साहब, इनकी प्रतिक्रिया आपने सुन भी लिया। तमाम प्रतिक्रिया सुनने के बाद आप किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए होंगे कि ये घटना है क्या, और इस घटना से जुड़े हुए जो मामलात अभी तक सामने छन करके आए हैं वो क्या है। कुल मिलाकर के चूँकि ये एक मामला दो समुदाय के बीच नहीं है, ये मामला शिया वक्फ बोर्ड वर्सेस जो शमशुद्दीन है उनके बीच का मामला, इसको दो समुदाय के मामला से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, यह स्पष्ट रूप से क्लियर है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो वकील साहब ने आपने देखा कि वकील साहब ने खुद एक सबसे बड़ा सवाल किया कि भाई ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है उसमें मामला चल रहा है, उसके बावजूद जजमेंट आ जाना अपने आप में एक चौंकाने वाले है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, जो आपने भी सुना कि जब मामला चल रहे हैं उस बीच में ज़मीन की मापी करना, ये भी एक अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। बहरहाल दो मामला को उन्होंने इंगित किया है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में कि अगर ज़िला प्रशासन इसको निष्पक्ष रूप में इस पर कोई कदम नहीं उठाती है, कोई बिना दबाव के, तो आने वाले समय में किसी भी अपनी घटना की मंशा से इनकार नहीं किया जाता। हो सकता हो कि ये घटना बड़ा रूप धारण कर ले। हालांकि ज़िला प्रशासन ज़मीन से जुड़े हुए मामले को लगातार जो है वो इस पर अपनी पैनी नज़र बनाई हुई है। बार बार जिलाधिकारी के द्वारा हर थाना को, हर अंचल अधिकारी को ये कहा जा रहा है कि भूमि विवाद से जुड़ी जितने भी मामला थे उसका निपटारा यथाशीघ्र किया जाए, उसको लंबित नहीं किया जाए, उसको ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाए। दरभंगा सहित देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए SDNN न्यूज़ दरभंगा।